नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है गुणनखंड और गुणज। गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टर्स कहा जाता है और गुणज को इंग्लिश में मल्टीपल्स कहा जाता है। ये जो टॉपिक है वो क्लास 6 में, कक्षा 6 में जो है संख्याओं के साथ खेलना वाले जो अभ्यास है उसमें है ये टॉपिक दिया हुआ है, जिसे इंग्लिश में अगर जाएंगे तो प्लेइंग विथ नंबर्स वाले चैप्टर में इसे दिया गया है। तो इसके बारे में हम जो है मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बारे में आज जो है बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे और जानेंगे कि मल्टीपल्स और फैक्टर्स क्या होते हैं। और इसके साथ साथ जो है हम अभ्यास संख्या 3.1 भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गुणनखंड मतलब फैक्टर्स किसे कहते हैं। फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर्स वो होता है कि किसी संख्या का गुणनखंड उस संख्या का पूरा पूरा विभाजक होता है। जैसे कहने मतलब कोई संख्या है, उस संख्या को जो संख्या पूरी पूरी तरह विभाजित करे बिना शेषफल छोड़े, मतलब जो संख्या उसे पूरी तरह विभाजित कर दे रही है, शेषफल नहीं छोड़ रही है, वो जिस संख्या से वो विभाजित हो रही है वह संख्या जो है उस संख्या का गुणनखंड है। जैसे हमने एक संख्या ले लिया है 6, तो 6 जो है संख्या 6 को हम भाग करके देखते हैं कि ये किस किस संख्या से विभाजित हो सकती है। संख्या 6, तो संख्या 6 को हमने विभाजित किया 1 से, तो ये 6 बार में पूरी तरह से विभाजित हो गया है। संख्या 2 से हमने जो इसको विभाजित किया तो ये 3 बार में पूरी तरह विभाजित हो रही है, कुछ भी शेषफल नहीं छोड़ रहा है। 3 से इसको विभाजित कर रहे हैं तो 2 बार में विभाजित हो रहा है और कुछ भी शेषफल नहीं बच रहा है। वहीं 4 से जब हम विभाजित कर रहे हैं तो 1 बार में ये मतलब भाग जा रहा है और 2 शेषफल बच रहा है इसमें। वहीं 5 से विभाजित करें तो ये भी 1 बार में विभाजित हो रहा है और 1 शेषफल छोड़ रहा है। लेकिन 6 से विभाजित कर रहे हैं तो हमको यह जो है संख्या 1 बार में विभाजित हो रही है और कुछ भी शेषफल नहीं बच रहा है। तो हम कह सकते हैं तो ये किस किस से पूरी तरह विभाजित हो रही है? 1 से विभाजित हो रही है, 2 से विभाजित हो रही है, 3 से विभाजित हो रही है और 6 से विभाजित हो रही है। 4 और 5 से ये पूरी तरह विभाजित नहीं हो रही है क्योंकि इसमें जो है ये शेषफल छोड़ रहा है। तो यह कह सकते हैं हम कि संख्या 1, 2, 3 और 6 जो है संख्या 6 को 1, 2, 3 और 6 जो है संख्या 6 को जो है पूरी तरह से विभाजित कर दे रहा है। तो इसलिए जो है संख्या 6 का जो गुणनखंड होंगे वो होगा 1, 2, 3 और 6। तो संख्या 6 के जो गुणनखंड होंगे ये होंगे 1, 2, 3 और 6, क्योंकि इन संख्याओं से यह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो रही है, कोई शेषफल नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, तो जैसे अगर कोई पूछ रहा है कि 14 का गुणनखंड क्या होगा, तो देखेंगे हम 14 किस किस संख्या से पूरी तरह विभाजित हो सकती है। तो वो होगा 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है और 7 से हो सकता है और 14 से हो सकता है। तो ये संख्याएं जो है वो 14 का गुणनखंड है। ठीक है, तो ये गुणनखंड का बेसिक चीज है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। ठीक है, कि जिस संख्या से वो पूरी तरह विभाजित हो जाए वह संख्या जो है जिस संख्या से वो पूरी तरह विभाजित हो रहा है वह संख्या उसके गुणनखंड है। तो कुछ संख्या मैं दे रहा हूं आपके लिए, आप इसको सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो जैसे आप है 45, 30 और 36 का जो है संभावित गुणनखंड आपको बताना है और बता के इसको जो है आपको हमारे कमेंट सेक्शन में बताना है जल्दी जल्दी। ठीक है, आगे मैं इसको सॉल्व भी करवा दूंगा। अब हम जानते हैं गुणज। गुणज क्या होता है? गुणज वह संख्या है जो किसी संख्या को किसी पूर्ण संख्या से गुणा करने पे प्राप्त होता है। गुणज वह संख्या होता है जो किसी संख्या में किसी संख्या से हम गुणा कर दें, ठीक है, किसी प्राकृतिक संख्या से अगर गुणा करते हैं हम, तो जो संख्या प्राप्त होता है वह उसका गुणज होता है। ठीक है, जैसे एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि किसी संख्या के जो गुणा, जो पहाड़ा होता है, जो टेबल होता है, टेबल में आने वाली संख्याएं जो है उसका गुणज होती है। ठीक है, जैसे 2 है तो 2 का टेबल में क्या है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो ये सब जो 2, 4, 6, 8, 10 है, ये जो है संख्या 2 के गुणज हैं, मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो यही है कह रहा है कि गुणज वह संख्या है जो किसी संख्या को किसी पूर्ण संख्या से गुणन करने पे प्राप्त होता है। जैसे हम 3 ले लिए, जैसे एक संख्या हमने 3 ले लिया, तो 3 को हम संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 से गुणा करके देखते हैं तो हम क्या हमको मिल रहा है, तो 3 गुणे 1 तो 3 मिला हमको, 3 गुणे 2 6, 3 गुणे 3 9, 3 गुणे 4 12, 3 गुणे 5 15 और 3 गुणे 6 18 और 1.5। तो संख्या 3, 6, 9 और 12, 15 और 18 जो है वो संख्या 3 का गुणज है। तो कोई पूछ रहा है कि संख्या 3 का गुणज कौन कौन सा है, तो संख्या 3 का गुणज जो है 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, मतलब 3 के टेबल में अनंत तक, 3 के
पहाड़ा में अनंत तक जो संख्याएं आएंगी, जो 3 के पहाड़ा में आए, तो उनको जो है संख्या 3 का गुणज कहा जाएगा। ठीक है, उसका मल्टीपल्स कहा जाएगा। ठीक है, जैसे कोई पूछ रहा है कि संख्या 4 का गुणज बताओ, तो संख्या 4 का, तो संख्या 4 मतलब 4 के टेबल में कौन कौन सी संख्या आती है वो हम देख लेते हैं। तो 4 में क्या क्या आता है, 4 आता है, 8 आता है, 12 आता है, 16 आता है, 20 आता है। तो ये अनंत तक, इसकी कोई सीमा नहीं है कि 4 के टेबल में, मतलब 4 की किसी संख्या से 1 से गुणा किया, 2 से किया, 3 से किया, जिससे भी गुणा कर रहे हैं हम, तो जो संख्या आ रहा है तो वो संख्या जो है उसका गुणज होगा, वो उसका मल्टीपल्स होगा। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं, देखते हैं गुणनखंड और गुणज का अंतर। तो पहला अंतर जो हमने दिया है कि गुणनखंड के बारे में दिया है कि संख्या 1 जो है प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, मतलब फैक्टर्स होता है। कैसे होता है, जैसे 1 जो है, जैसे वो उसका नियम है कि गुणनखंड का नियम क्या है कि जो संख्या को विभाजित कर दे पूरी तरह से, वो उसका गुणनखंड होता है। तो 1 जो है 1 को विभाजित कर देता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो उत्तर आ रहा है, ठीक है, तो वो 1 जो है वो क्या है, इसका 1 का गुणनखंड है। 2 का, 2 1 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए 1 जो है वो 2 का गुणनखंड है। 3 जो है वो 1 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए 3 का जो है 1 जो है वो गुणनखंड है। तो इसलिए कह रहा है कि प्रत्येक संख्या, जितनी भी संख्या है वो सारी संख्याएं जो है 1 से विभाजित हो जाती हैं, इसलिए प्रत्येक संख्या जो है वो 1 का गुणनखंड है। ठीक है, अब गुणज क्या होता है कि कह रहा है कि एक संख्या जो है अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होता है। कोई भी संख्या जो है अपने गुणनखंड का, जो उसका गुणनखंड बन रहा है, जो जो गुणनखंड आ रहे हैं उसमें, उस गुणनखंड का जो है गुणज होता है। जैसे मान लीजिए 48 है, तो 48 जो है वो 8 का गुणनखंड है। 48 का गुणनखंड 8 होगा। ठीक है, और 48 का गुणनखंड 6 भी होगा, क्योंकि 48 जो है वो 8 से भी विभाजित हो जाएगा और 6 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो इसलिए यह संख्या गुणज है। तो गुणज जो है इसके प्रत्येक गुणनखंड, तो 48 का गुणनखंड 8 और 6 हो गए। तो वही कह रहा कि प्रत्येक संख्या, एक संख्या जो है वो जो है प्रत्येक गुणनखंड का गुणज होता है। तो इसका गुणज कहा जाए, 8 और 6 का जो गुणज होगा वो 48 होगा, मतलब 8 का गुणज 48 होगा, क्योंकि 8 में 6 को हम गुणा कर रहे हैं तो हमको 48 मिल रहा था, इसलिए 8 का गुणज 48, 6 का गुणज 48। ठीक, तो ये हो गया कि प्रत्येक संख्या गुणनखंड का एक गुणज होता है, प्रत्येक संख्या होता है। ठीक है, दूसरा अंतर जो बता रहा है कि प्रत्येक संख्या अपना खुद का गुणनखंड होता है, मतलब स्वयं का गुणनखंड होता है। ठीक है, जैसे 1 को गुणनखंड का क्या है कि जो विभाजित हो जाए, तो 1 से जो है 1 विभाजित हो रहा है, तो इसलिए 1। ठीक है, तो 1 का गुणनखंड क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, 1 जैसे 2 है, तो 2 से 2 को विभाजित हो जाएगा, तो इसलिए 2 का जो गुणनखंड होगा वो 2 होगा। 6 को 6 पूरी तरह विभाजित कर देता है, इसलिए जो है 6 का गुणनखंड 6 होगा। इसलिए यही कह रहा है कि प्रत्येक संख्या जो है अपना खुद का गुणनखंड होता है। जो संख्या है, जैसे 4 है, तो 4 4 से विभाजित हो जाता है पूरी तरह, इसलिए 4 जो है 4 का गुणनखंड होगा। तो यही बता रहा है। तो इसका दूसरा गुणज में क्या करा कि प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होता है। ठीक है, कि जो जैसे इसमें बताया गया, इस तरह गुणज वाले में बताया गया, मल्टीपल्स में बताया गया है कि प्रत्येक संख्या जो है स्वयं का एक गुणज होता है। जैसे कहा गया कि किसी संख्या से गुणा कर रहे हैं, तो 7 को 1 से हम गुणा कर रहे हैं तो 7 आ रहा है, तो 7 का गुणज क्या हो गया, 7। ठीक है, 9 का गुणज, 9 का 1 में गुणा कर रहे हैं तो हमको 9 मिल रहा है, तो ये 9 का गुणज हो गया। तो स्वयं 13 में 1 का गुणा कर रहे हैं तो 13 मिल रहा है, तो 13 का गुणज क्या हो गया, 13 हो गया। 9 का गुणज 9 हो गया, 7 का गुणज 7 हो गया। तो वही प्रत्येक संख्या जो है स्वयं का भी गुणज होता है। ठीक है, और अंतर यह है कि एक कह रहा है कि एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है। किसी भी संख्या का जो गुणनखंड होते हैं, किसी भी संख्या के जो गुणनखंड होते हैं, वो उस संख्या का, जिस संख्या का वो गुणनखंड है, ठीक है, तो उस संख्या के सभी जो गुणनखंड है वो उसके पूर्णतः विभाजक होते हैं। ठीक है, जैसे 12 है, तो 12 के जो गुणनखंड है वो क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा। ठीक है, तो इससे जो इसके गुणनखंड है, इस गुणनखंड के प्रत्येक संख्या से, प्रत्येक गुणनखंड से जो है ये संख्या पूरी तरह से विभाजित होता है। एक गुण, एक अंतर ये भी है। ठीक है, एक जो है वो कह रहा है कि एक दी गई संख्या के गुणनखंडों की संख्या सीमित होती है। ठीक है, किसी भी संख्या के जो गुणनखंड होते हैं वो एक सीमित होता है, लिमिटेड होता है कि कितने हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने ले लिया है कि 18,
तो 18 के गुणनखंड क्या होंगे? तो 18 गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा और 18 होगा। ठीक है, तो 18 के गुणनखंड इतने ही हो सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, मतलब एक लिमिटेड है, एक सीमित है, इतने ही हो सकते हैं गुणनखंड। ठीक है, तो वही कह रहा कि दी गई संख्या में गुणनखंडों की संख्या सीमित होती है। ठीक है, वही गुणज में क्या होता है कि एक दी गई संख्या के गुणजों की संख्या अपरिमित इन्फिनिट होती है। मतलब जैसे कि किसी भी संख्या के जो गुणजों की संख्या होती है अनंत तक होती है, उसकी कोई सीमा नहीं है कि कहां तक हो सकती है। जैसे 5 है तो 5 का गुणज क्या होगा? 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, जो जो होगा। मतलब जैसे 5 के आप किसी भी संख्या से गुणा, आप प्राकृतिक नंबरों से गुणा करते चले जाइए, तो जो भी 5 के मल्टीपल्स होंगे वो सारे 5 के गुणक होंगे। ठीक है, तो इसकी कोई सीमा नहीं, ये अनंत तक होती है। अगला जो अंतर है वो कह रहा है कि प्रत्येक संख्या का गुणनखंड संख्या से कम या बराबर होता है। तो किसी भी संख्या का जो गुणनखंड होता है, जिस संख्या का कोई गुणनखंड होता है, तो वह संख्या के बराबर होगा या उस संख्या से कम होगा। जैसे हम ले लेते हैं 27, तो 27 का जो गुणनखंड होता है, वो जो 27 के जो गुणनखंड होंगे या तो इस संख्या के बराबर होगा या इससे कम होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता इसका कोई भी गुणनखंड। जैसे देखते हैं 27 के गुणनखंड के क्या होंगे? 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा और 27 होगा। ठीक है, तो ये 27 के इतने गुणनखंड है। तो इसमें वही कह रहा है कि जो इसके गुणनखंडों की जो संख्या होंगे वो या तो इसके बराबर होगा या इससे छोटा होगा। ठीक है, ये इसके बराबर है, बाकी संख्या इससे छोटी है। तो ये इसी में कह रहा है कि प्रत्येक संख्या का गुणनखंड संख्या से कम या बराबर होता है। वहीं गुणज में क्या होता है कि किसी संख्या का गुणज उस संख्या से बड़ा या बराबर होता है। ठीक है, जस्ट उसके उल्टा है। ठीक है, तो जैसे हमने कोई संख्या ले लिया, जैसे मान लिया हमने ले लिया 7। ठीक है, तो 7 के जो गुणज होंगे वो क्या होगा? 7 होगा, 14 होगा, 21 होगा, 28 होगा। तो यही बता रहा है कि आप जो देखिए कि 7 के जो गुणज हैं या तो इसके बराबर हैं या इससे बड़े हैं। मतलब इससे जो गुणज है, जो 7 के जो गुणज हैं वो इससे छोटे नहीं है। ठीक है, इससे बड़े ही हैं, इससे छोटे नहीं है। ठीक है, तो ये इसके कुछ अंतर थे। उम्मीद करता हूं इसको आपको समझ आया होगा। गुणनखंड और गुणज से संबंधित एक और तथ्य है जो हमें किताबों में मिला, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक होता है संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं? उसका परिभाषा ये होता है कि वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या से दुगुना हो, उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, कह रहा कि वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या से दोगुना हो, मतलब जोड़ने पे दोगुना हो जाए, तो उस संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे हमने 6 लिया है, तो 6 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। ठीक है, तो ये इसके गुणनखंड है। तो इनको जोड़ने पे 6 से मतलब दोगुना आ जाए तो उस संख्या को, इस तरह की प्रॉपर्टी, इस तरह के गुण रखने वाले संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं। अब इनको जोड़ लेते हैं, 1 + 2 + 3, तो इनको हम जोड़ रहे हैं तो 12 मिल रहा है। तो मतलब इस संख्या के जो गुणनखंड है, तो गुणनखंडों का जो योग है वो अगर दुगुना आ रहा है तो उस संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर कहते हैं। जैसे हमने 28 ले लिया, तो 28 के जो है गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा, 7 होगा और 14 होगा, 28 होगा। ठीक है, ये इसके गुणनखंड है। तो इनको हमने जोड़ा, 56 आएगा। ठीक है, तो इस तरह के गुण रखने वाली संख्याओं को संपूर्ण संख्या कहते हैं कि जो उनके गुणनखंड होंगे तो गुणनखंडों का जो योग है वह योग जो है उस संख्या से दोगुना आता है, तो ऐसी संख्याओं को संपूर्ण संख्या कहते हैं, परफेक्ट संख्या कहते हैं। ठीक है, ये था हमारा गुणनखंड और गुणज के बारे में जानकारियां, परिभाषा और तथ्य। अब जो है हम संख्याओं के साथ खेलना जो चैप्टर है उसकी प्रश्नावली 3.1 को हल करेंगे, लेकिन उसे हम करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो गई है। ठीक है, तो प्रश्नावली 3.1 को देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए आप हमारी अगली वीडियो को जरूर देखें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन, अपडेट आपको एकदम तुरंत मिलता रहे। धन्यवाद।